पगड़ी बांधी है, ये पगड़ी मैं मानता हूँ किसी एक आदमी की तरफ से नहीं, व्यक्ति की तरफ से नहीं, समाज की तरफ से नहीं है। और इस पगड़ी में बहुत बड़ा सम्मान है, विश्वास है मेरे लिए और इस मंच के लिए। बहुत बड़ा जनता का आशीर्वाद आपने दिया है। मैं आभार तो नहीं दे सकता क्योंकि परिवार में, घर में कोई धन्यवाद नहीं करते आपस में, लेकिन मैं अपना जो प्रण है, संकल्प है कि जिस आशा के साथ आप आज हमारे पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो आगे बढ़ो, संघर्ष करो, आपके उन भाव की मैं कदर जीवन भर करूंगा। हमें और आपको बहुत संघर्ष करने की जरूरत है, बहुत चुनौतियां हैं, बहुत कांटे हैं रास्ते में। किसान का तो जीवन ही संघर्ष होता है। कभी मार्केट की व्यवस्था से लड़ना पड़ता है, जो अभाव है जीवन में, परिवार के पालन पोषण में जो समस्या आती है उनसे जूझना पड़ता है। सरकार की अनदेखी होती है, सरकार से भी संघर्ष ही करना पड़ता है किसान। बिना संघर्ष करे कुछ मिलता नहीं है। और फिर कभी कभी प्रकृति की मार पड़ जाती है, उसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर सरकार संवेदनशील हो तो एक सुरक्षा कवच किसानों को दी जा सकती है। धान का, बाजरे का, लाया का अभी जो बारिश हुई, मैं समझता हूँ क्षेत्र में जो भारी नुकसान हुआ। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या इस सब के बाद कोई सरकारी अफसर, कोई बीमा कंपनी का प्रतिनिधि, हेलो, कोई सत्ताधारी नेता, हेलो हेलो, क्या आपके घर खेत पहुंचा? मोबाइल हीट हो रहा, मोबाइल हीट हो गया, मैसेज आ रहा। तो क्या भरपाई हो? आपने भी आशा छोड़ दी, आपको भी पता है। और असलियत तो ये है कि जो विधायक बन गए इतने सारे, ये जैसे खेत में छुट्टा घूम रहे हैं, वो भी छुट्टे घूम रहे हैं, कोई काम धाम नहीं। और कड़वी बात कहूंगा, पिछले चुनाव में तो आपने भी देखा नहीं। पिछले चुनाव में तो ऐसा हुआ कि जो विधायक बन गए वो वोट भी नहीं मांगी उन्होंने, वो सारे गांव में नहीं गए होंगे, बस लहर थी। और इसलिए मैं आज आपके बीच आया हूं कि आज आपने आशीर्वाद भी दिया, हमारा मनोबल भी बढ़ाया। लेकिन जिस मुकाम पे मैं आपको देखना चाहता हूं, जिस तरह की तरक्की हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र की, हमारे लोगों की होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पूर्वज मर मिट गए, अगर वो हमें हासिल करना है बड़ा लक्ष्य, तो हमें एक होना पड़ेगा, आपस के झगड़े बुलाने पड़ेंगे। और आपको जो आपसे ज्यादा कमजोर है, गरीब वर्ग है, उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप उसके साथ। जो पुराने लोग बैठे उनको याद होगा चौधरी चरण सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधन जो कर रहे थे, कुछ साथियों ने वो भाषण भी सुना, वहां से वो अपने दर्द को बयान कर रहे थे, कोई दिखावा नहीं कर रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। वे दर्द को बयान कर रहे थे, जो वो कह रहे थे कि देश में आदिवासी, देश का दलित वर्ग, हमारी सरकार बनी तो है, लेकिन उनके लिए हमें व्यवस्था बनाने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह जी के वो कोर्स, और आज होता यह है कि कोई घोषणा पहले हो जाती है, काम होता नहीं। मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन हो रहे हैं, जो भी निर्माणाधीन है, 2 महीने बाकी हैं, और देश भर के किसानों की आय कुछ नहीं होने वाली है। अभी जो तरह जैसे सिंधिया जी बन गए मंत्री, अब जो उस फौज में शामिल होता है, बंदरों की फौज में,
देश का किसान विदेश में जाकर हवाई जहाज से अपनी फसल को ले जाएगा और बेचेगा। एक भैया से और ऐसे योजना का नाम है उड़ान। खड़े उनसे फोटो खिंचवाते हो। वाकई ये योजना है, ये योजना वाकई योजना बनी, मजाक नहीं कर रहा। उड़ान 2 कह रहे पाइनएप्पल बेचेंगे हमारे यहाँ पे किसान भी देखो। यहाँ कोई अनानास जो है होता ही नहीं, लेकिन कल्पना कीजिए ऐसा नहीं है। लेकिन झूठ पे झूठ बोलने को लोग मजबूर हो गए, क्या करो। उनकी महान शहंशाह के आगे कोई सच्चाई नहीं बता। लखीमपुर में जिस तरह से किसान को पूछा, आप सोचिए कैसे लोग हैं। हम और आप, जो देश की रग में जो भावना है, देश के हर कोने में जो कमेरा वर्ग, जो खेती से जुड़ा व्यक्ति है, वो कह रहा है कि बहुत गलत हुआ। वो ये मान रहा है कि हमला हुआ किसान वर्ग पे। लेकिन अभी भी इनके बीच के कुछ लोग ऐसे साथी हैं, वो सत्ता के उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, उस रौनक में रहना चाहते। वो कह रहे हैं कि ये तो आम बात थी, दुर्घटना थी, ये किसान नहीं बैठे तो आतंकवादी बैठे हैं। और आप सोचिए कि अभी भी वो मंत्री जी जो हैं वे मोदी जी के मंत्रिमंडल में विराजमान, वे गृह मंत्री हैं देश के। उनके बेटे को ठीक हो जाती है तो जेल से निकालकर उनको वीआईपी जो है उनका ट्रीटमेंट हो रहा है कि बीमार हो गए साहब जाते, जिन्होंने कुचला है किसान। तो किसान के आगे क्या मुंह दिखाएंगे लोग? क्या आप ऐसे लोगों को घुसने दोगे अपने बीच में? नहीं। और कोई कारण नहीं चाहिए हमें वोट नहीं देने के लिए। कोई हमारा भाई जिसने पिछली बार वोट दी हो, डंडा दिखा रहे इधर देखो। मैं तो आप सबको निमंत्रण न्योता देने आया हूँ। हमसे भूल चूक हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी, माफ कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपके रंग में किसान का खून है, कोई कारण नहीं कि आप ऐसे लोगों को अपने बीच आने के लिए बर्दाश्त करें। मैं कुछ मुद्दों की बात करना चाहता हूं। जिस बीमारी में हमारे और आपके बीच से जो चौधरी अजीत सिंह जी को ले गई, घर घर में संकट की वो घड़ियां थी, लोग भूले नहीं। और आप समझ सकते हो कि मेरे पे जो बीती और आप पे जो बीती है, आप हमारी सरकार बनाएंगे, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि गांव देहात तक दवा और डॉक्टर का इंतजाम सरकार करे। जिस घर में कोविड के कारण मौत हुई, सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी ये कह के कि हमारे पास संसाधन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि 4 लाख रुपए कम से कम सबको मिलने चाहिए। मोदी जी मना करते गए, योगी जी ने एक उंगली नहीं उठाई। हमारी सरकार बनेगी, कोविड से जो मौत हुई है हम ऑडिट कराएंगे और उन परिवारों को कम से कम 4 लाख रुपए देने की हम राशि देंगे। जो हमारे बीच के भाई पुलिस में है, पैरामिलिट्री में है, सेना में है, जो पराक्रम करते हैं, उनके लिए विशेष सम्मान। और जो शहीद हो जाते हैं, अभी ऐसा लगता है कि कोई योजना नहीं, किसी को 20 लाख की घोषणा हो जाती है, किसी को 40 लाख हो जाती है, किसी का संज्ञान नहीं लिया जाता। ये भेदभाव तो संभव नहीं है। एक नीति हम बनाएंगे, जो हमारे जवान शहीद होंगे, चाहे पुलिस में हो, चाहे पैरा में हो, चाहे सेना में हो, यहाँ घर घर में लोग हैं, इस क्षेत्र में घर घर में लोग हैं जो रक्षा कर रहे हैं। उस शहीद के परिवार को 1 करोड़ की राशि सरकार देगी। ये किसी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत संसाधन है सरकार, यूं ही लुटाते फिरते हैं, उनका ध्यान नहीं मुद्दों पे, वो चाहते नहीं। लखीमपुर में जो किसान मारे गए, जिनकी हत्या हुई, नवरीत रामपुर का जो दिल्ली में जिसने कुर्बानी दी, उन कुर्बानियों को हम भुला नहीं सकते। और इसीलिए सरकार हमारी बनेगी, शहीद का दर्जा
उनको भी हम दिलाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य तो मैंने बात कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं होता सरकार, ये तो हम भविष्य में निवेश कर रहे हैं। अगर सही समय पे हम उपचार करा देंगे, अगर सही समय पे हम उपचार करा देंगे तो बीमारियां नहीं बढ़ेंगी, समाज के कार्य क्षमता पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ेंगे, अस्पताल पे बोझ नहीं पड़ेगा। ये तो आगे की बचत है, जो एक एक पाई हम आज खर्च करेंगे गांव तक, डॉक्टर और दवा पहुंचाने में, ये काम 10, 20, 30 साल तक वो निवेश आएगा। एक मैकेंजी जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, 200 देशों का सर्वेक्षण, और उस रिपोर्ट में प्रतिवेदन में कहा है 200 देशों का सर्वेक्षण करके उन्होंने पाया कि अगर उचित निवेश स्वास्थ्य की सुविधाओं पे सरकारें कर देंगी तो 2040 तक दुनिया की जीडीपी 8% बढ़ जाएगी, 8%। इसलिए मेरी बात को समझिए, पूरे यूपी में हमें हमारी सरकार बनने पे ये नहीं समझा पाएगा कि इसका बजट ज्यादा हो गया। दिल खोल के देंगे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, मेडिकल शिक्षा के लिए, गांव के स्तर पे डायग्नोस्टिक लैब हो, स्वास्थ्य मित्र के नाम पे ग्राम पंचायत के स्तर पे नया फॉर्म बनाएंगे, जो पीएचसी और सीएचसी का नेटवर्क जो जाल है, जर्जर हालत में है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए संसाधन लगाएंगे। बजट का जो अंतरराष्ट्रीय मानक है कि 6 से 8% स्वास्थ्य पे खर्च होना चाहिए, हम कम से कम बजट का 8% भाग स्वास्थ्य की सेवाओं पे खर्च करेंगे। और मैं दावा करता हूं, कोई भी आदमी, कोई पार्टी का नेता किसी चुनावी सभा में शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे या अपने घोषणा पत्र पे इतने विस्तार से आपको कोई बात बताने वाला नहीं। क्यों? बीजेपी वाले तो बताते ही नहीं है। लेकिन राजनीति इसलिए तो होती है, यही तो चर्चा अहम है कि सरकार बनने पे खजाने पर आपका हक क्या होगा, किस क्षेत्र में पैसा जाएगा, कैसे जाएगा, ये कोई खुलासा पार्टी नहीं करना चाहती। अगर मोदी जी ने आपको बताया होता कि हजारों करोड़ 25,000 करोड़ से अपने नया घर बनाऊंगा, दिल्ली में पुरानी इमारत को छोड़ करके देश के लिए नई संसद बनाऊंगा, नहीं लगता गांव-गांव से उस तरह से वोट मिली होती, नहीं मिली होती। उन्होंने नहीं बताया। योगी जी का बस चल जाए तो अगला विधानसभा चुनाव वो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम से मुकाबला करेंगे। वो चाहते ही हैं वहां बकार इंग्लिश बोल करें और वो बताना चाहता हूं, अगर मोदी जी को भेज, क्योंकि उनसे तेज कोई फेंकने वाला नहीं है। और बैटिंग का नंबर आ गया तो चुटकियों में जो है सैकड़ा पार कर देंगे। डीजल पेट्रोल का भाव देख रहे हो क्या? सैकड़ा पार। आपकी बिजली कितनी महंगी हो गई? दिया जा रहा है बिल? घर घर पे यही तनाव है, कैसे दो? बुनकर के लिए और किसान के लिए मैं तो ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये उदाहरण है, दिखाना चाहता हूं कि अगर दिन होगा किसान के लिए तो सरकार के लिए कोई सीमा नहीं होगी। बुनकर और किसान के लिए हमने नारा दिया है, मेरे साथ बोलना, क्या होगा अगर आप हमारी सरकार बनाएंगे? बुनकर और किसान का आएगा बिल, सरकार के लिए हो सकता है। उद्योग के लिए सब्सिडी देते हैं, एनपीए होते हैं, एनपीए माफ हो जाते हैं। आज अदानी और अंबानी की चर्चा मंचों से होती है, देखो कितना पैसा कमा रहे हैं। अदानी जी अगर ईमानदारी से पैसा कमा रहे होते तब भी गुरेज नहीं। हेलो, एसबीआई से पैसा लेते हैं, सरकारी कंपनी खरीद लेते हैं। काम कर रहा हूँ। जिस दिन सरकार बदल जाएगी एसबीआई उसे पैसा वापस मांग लेगा। पता चले बाल वेडो पे चल रहे हैं।
यही हालत है इन सबकी। अगर देश में कोई कमा के खाने वाला है तो गरीब है, वो मजदूर है, वो किसान है। जब बंदी हो रही थी कोरोना के कारण, किसान खेत में काम करता था, मजदूर करता था और कोई किसान और उनके साथ क्या न्याय किया 5 साल में। गन्ने का भाव क्या कंजूसी नहीं है? बैटरी की बैटरी आपकी लागत कितनी गुना बढ़ गई, भाव नहीं बढ़ा गया। हम तो ओनली 5 चुनाव करीब आ गए, ओनली 5 कॉल सुनने लायक रहने दो, 5% बच रही बस। इनसे बेटर तो खट्टर साहब है, जिन्हें देसी भाषा में लोग गुजरात कहते हैं। क्लोज क्लोज उनसे बात करो, वो लाइव करेंगे, वो कर देंगे भैया इसे। शेयर करने के लिए बोल दो उनसे शेयर। इन्होंने तो उतना भी नहीं दिया, जबकि यूपी की लागत ज्यादा है हरियाणा के मुकाबले। हरियाणा में बिजली सस्ती है, उनसे बोल दो शेयर कर देंगे, शेयर इसे। हरियाणा में इतनी पैदावार नहीं, इतने लोग निर्भर नहीं। बंद करो, फिनिश करो, फिनिश। लेकिन नहीं दिया गया क्योंकि आपको कुछ समझते नहीं। इनकी आंखें खोलनी है, इनकी आंखें मैं नहीं खोल सकता, आप खोल सकते हो। अब तक खोल देंगे भैया। मैं अपने मजदूर भाइयों को बताना चाहता हूँ, मजदूर के खेती करने में किसान मजदूर का साथ है। भाई क्या दिखा रहे हैं? ये बंद ना होता भैया। दिखा ठीक है। भाई हाँ हेलो, हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मैं सूचना आज दे दूँ। नंबर 1 तो जो असंगठित क्षेत्र में छोटे छोटे कारखानों में काम कर रहे हैं मजदूर, रिकॉर्डिंग चल रही है, चाहे ईट भट्टा उद्योग हो, चाहे हमारे कोल्हू हो, चाहे वो कारीगरी करते हो। जिस तरह गांव में नरेगा की योजना है, काशीराम जी के स्मृति से हम एक नई योजना लाएंगे ताकि उनको उनके जीविका को बनाने में हम लोग मददगार साबित हों। दूसरी बड़ी बात, नरेगा की करना काम। यहाँ बहुत प्रधान लोग बैठे हैं, वो ईमानदारी से भी अगर जो सरकारी मजदूरी की दर है उत्तर प्रदेश में, अगर मजदूर से काम कराना चाहे तो संभव नहीं, क्यों? इतने सस्ते में मजदूर नहीं मिल रहे। बगल के हरियाणा में 310 रुपए का रेट है, सरकारी रेट नरेगा। हमारे यहाँ 40% कम है। तो नरेगा के जो कार्यरत मजदूर हैं, देश में सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा मजदूरी की दर 320 रुपए हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और हमारा मानना है कि अगर नरेगा को आप खेती से जोड़ देंगे, वेरी गुड, तो किसान का भी लाभ मिलेगा और कम से कम 100 दिन का काम मजदूरों को मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी उनको नहीं जाना चाहिए, जो के बाद नहीं ज्यादा कुछ है नहीं है। कर दो, कर दो, अब कर दो, अब कर दो। नौकरी की बात कर दूं, फिनिश फिनिश। हम लोगों ने हिसाब लगाया 6 महीने में तो जो सरकारी भर्तियां लंबे टर्म को करेंगे, सभी विभाग में, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा के विभाग, उनमें कुछ विषय ऐसे हैं जो कोर्ट में फंस रहे हैं, वहां भी समझौता कराने की कोशिश करें। और निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में अगर हम लोग लगन के साथ दिल खोल के काम करें, हमने सुनिश्चित किया है
खास तौर से जो कृषि आधारित उद्योग अगर उनको बढ़ावा दे देंगे तो रोजगार की अनंत संभावनाएं खुल जाएंगी। हम अपने उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाने के संकल्प को आजा करें। वो जब तब होगा जब आप हमारे विधायकों को नौकरी दोगे। आज आपने बहुत हमारा मनोबल बढ़ाया और मैं आखिर में कहना चाहता हूँ चौधरी साहब को, चौधरी अजीत सिंह जी, हाँ ये सही है। आपने 3.5 दशक